हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सुगंधा सिंह और मैं इंडियन पॉलिटी की फैकल्टी हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज बात करेंगे कि हाल ही में हुए जो जनरल इलेक्शंस थे जिनके रिजल्ट्स भी आ गए, वो जनरल इलेक्शंस किस प्रकार से होते हैं। लोकसभा इलेक्शंस भी हम इन्हें कहते हैं या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कहते हैं। हम बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जो होता है वो किस तरीके से होता है, हाउ इज़ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है अपने प्रधानमंत्री को चुनने का, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि हंग पार्लियामेंट, कोलिशन या अलायंस, गठबंधन, इन सब बारों में हम बात करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1947 से लेके 2024 तक का अगर हम सफ़र देखें तो अभी तक इंडिया में 14 प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्ट हुए, जिसमें कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने कुछ 16 साल 286 दिन बिताए थे। उनका टेन्योर इतने दिन का था। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया और अभी हाल ही में आए रिज़ल्ट के बाद हम देखते हैं कि ये उनका तीसरा टर्म है। तो आफ्टर हिम ही विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनका टर्म या टेन्योर इतना लंबा रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो इसके पहले हम सभी को पता होगा कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। तो पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा में जो टोटल सीटें होती हैं वो 543 सीट्स होती हैं, और मेजॉरिटी में आने के लिए किसी भी पार्टी को 543 जो टोटल सीट्स हैं लोकसभा की, उसकी आधी सीटों पे उन्हें जीतना पड़ता है, उन्हें अमल हासिल करनी पड़ती है, तभी वो मेजॉरिटी अपनी प्रूफ कर सकते हैं। तो 543 का आधा हो गया 272। तो 272 सीटें अगर कोई भी पार्टी जीत लेती है तो फिर वो सेंटर में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। चलिए, अब 543 सीट्स जिनमें कि बैठने वाले एमपीज को हम हर 5 साल में एक बार चुनते हैं। और जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेके बताऊँगी कि हर स्टेट को हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं, जहाँ से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है। तो अभी अगर आपने वोट दिया था तो आपने इसी प्रोसेस के लिए वोट दिया था। लोकसभा के पर्पज़ से अगर हम सारे स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दें, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, तो एक एक मेंबर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है, जो कि इन 543 सीटों को फिल करता है। अल्टीमेटली ये सारे मेंबर्स आपस में चर्चा करके प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपस में चर्चा करके ये प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर का नाम रेफ़र करते हैं और अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर को शपथ ग्रहण कराते हैं। तो ये हो गई एक जनरल इलेक्शन से एक जनरल प्रोसीजर की बात, जहां हमने ये समझा कि कुल 543 सीट्स में से 272 सीट्स अगर कोई पार्टी जीत लेती है तो उस पार्टी की मेजॉरिटी प्रूव होते ही वो सेंटर में गवर्नमेंट बना सकती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। और उस पार्टी के जो लीडर होंगे, जो बाकी सांसद हैं, वो आपस में डिस्कशन करके, चर्चा करके अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ये एक आम प्रोसेस है, ये एक बेसिक प्रोसेस है, बेसिक प्रोसीजर है, जहाँ से लोकसभा इलेक्शंस या जनरल इलेक्शंस की प्रोसीडिंग्स होती हैं। हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में हर मेंबर का टेन्योर 6 साल का होता है। राज्यसभा में कुल 245 यानी कि 245 सीटें हैं, जो कि हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 245 सीटें जो हैं वो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इस राज्यसभा की मेंबरशिप पे जो सांसद होंगे राज्यसभा के, उनका 6 साल का टेन्योर होता है, लेकिन राज्यसभा में हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, ठीक है। टेन्योर 6 साल का, लेकिन हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आउट ऑफ दीज 245 सीट्स 12 सीटें ऐसी हैं जिनमें प्रेसिडेंट
बेस्ड ऑन आर्ट, साइंस, सोशल साइंस प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं 12 सीटें राज्यसभा मेंबर्स की, ठीक है। तो ये हो गई राज्यसभा मेंबर्स की बात। अच्छा, राज्यसभा मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट में होता है। वो ओपन बैलेट में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू हम राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, जिसमें कि जो प्रेफरेंस है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का जो प्रोसीजर है वो ब्रीफली अगर मैं बताऊं, वैसे तो हम अपनी क्लासेस में पूरी डिटेल में बात करते हैं, बट यहाँ पे एक ब्रीफ वीडियो है, एक रिवीजन वीडियो समझ लीजिए। तो ब्रीफली हम बात करें तो ओपन बैलेट में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में हर मेंबर अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मेंबर को चुनता है, और जिस भी मेंबर की प्रेफरेंशियल वोटिंग सबसे ज़्यादा होती है, जिनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिए जाते हैं, वो अल्टीमेटली चुने जाते हैं। चलिए, अब अगला सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, जो शायद इस वीडियो का इस पूरे वीडियो के लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्रक्स है, वो ये है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाएगी। जब कोई भी ऐसी पार्टी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाएगी, उस केस में कौन सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है, या उसकी अलग प्रोसीडिंग्स हैं, तो वो क्या है प्रोसीडिंग्स, उस केस को हम क्या कहेंगे। तो उस केस को हम हंग पार्लियामेंट की डेफिनेशन देते हैं। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, उस सिचुएशन को हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं। जैसे समझिए, लोकसभा में कुल 543 सीटें थी, और हमने जाना था अभी थोड़ी देर पहले कि आउट ऑफ दीज 543 सीट्स 272 सीट्स विनिंग पार्टी को चाहिए, मेजॉरिटी पार्टी को चाहिए सेंटर में सरकार बनाने के लिए। अब सरकार दो तरीके से बनती है, या तो कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में आ जाए, वो 272 सीटों को पार करके मेजॉरिटी में आए और वो अपनी सरकार बना ले, या दूसरा प्रोसेस होता है कोलिशन या अलायंस का। इस केस में क्या, ये हंग पार्लियामेंट का केस है जो हम बात कर रहे हैं। तो जब कोई एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है, उस केस में हंग पार्लियामेंट कहते हैं। और अभी इसी कंडीशन में कोलिशन और अलायंस का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, जहाँ पे पहले हम कोलिशन की बात करेंगे। तो कोलिशन में पार्टीज़, दो या दो से अधिक पार्टीज़ एक साथ आके मेजॉरिटी बनाती हैं और सेंटर में गवर्नमेंट बनाती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो कोलिशन और अलायंस सरकार का होता है, वो ये होता है कि कोलिशन में जो पार्टीज़ इकट्ठे आती हैं मेजॉरिटी बनाने के लिए, वो इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद आती हैं, ठीक है। जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं, उसके एक साथ आके मेजॉरिटी बनाती हैं और सेंटर में गवर्नमेंट बनाती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो कोलिशन और अलायंस सरकार का होता है, वो ये होता है कि कोलिशन में जो पार्टीज़ इकट्ठे आती हैं मेजॉरिटी बनाने के लिए, वो इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद आती हैं, ठीक है। जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं, उसके बाद दो या दो से अधिक पार्टीज़ एक साथ आके मेजॉरिटी बनाती हैं और सेंटर में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। ये होता है मतलब कोलिशन का। अलायंस की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में अगर दो या दो से अधिक पार्टीज़ हैं और वो एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव में खड़े हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और अपने जीतने की चांसेस को, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, उस केस में हम अलायंस कहते हैं। उस केस को हम अलायंस कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या देखा हमने, कोलिशन में रिजल्ट अनाउंस होने के बाद पार्टीज़ एक साथ आती हैं, अलायंस में इलेक्शन से पहले ही लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को निभाते हुए दो या दो से अधिक पार्टीज़ जब एक साथ आती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं और अपने जीतने के चांसेस को बढ़ाती हैं। अलायंसेस के एग्जाम्पल्स जो हमने देखे हैं, जो हम जानते हैं, एनडीए, यूपीए और रिसेंटली इंडिया अलायंस। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिसके बारे में यूजुअली हम या तो कंफ्यूज रहते हैं या बहुत क्लैरिटी से हमें पता नहीं होता। ये इम्पॉर्टेंट है, इस साल इलेक्शन का साल था, सवाल बहुत प्रोबेबल है किसी भी एग्जामिनेशन में, और वैसे भी
इन क्लासेस में आपको ऐसे ही टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स ब्रेक कर करके हर कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाए जाएंगे ताकि आप किसी भी बच्चे से कम ना रहो। देखिए, पढ़ाई हर कोई करता है, ठीक है, तैयारी हर कोई कर रहा है, तैयारी हर कोई उसी किताब से, उसी लक्ष्मीकांत से, उसी एनसीईआरटी से कर रहा है जिससे हम और आप कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम हर वर्ड को पढ़ रहे हैं, हर वर्ड को एग्जैक्टली समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो हमारे टिप्स पे होना चाहिए कि बेसिक डिफरेंसेस, कोalition, अलायंस, ये दो शब्द ऐसे थे जो हाल ही में न्यूज़ में काफ़ी थे, बट आई एम श्योर कि हम में से कई लोगों को ये वर्ड का डिफरेंस ही नहीं पता होगा, ठीक है, कि कोalition और अलायंस का मतलब क्या हुआ। दोनों में तो पार्टियां साथ आ रही हैं, दोनों में तो गठबंधन हो रहे हैं, दोनों में तो हम साथ आ रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कोalition में पार्टीज़ रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में आती हैं और अलायंस में पार्टीज़ रिजल्ट या इलेक्शन होने से पहले लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आके इलेक्शंस को लड़ती हैं और अपने जीतने के चांसेस को बढ़ाती हैं, ठीक है। एक आखिरी सवाल जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो ये है कि जस्ट इन केस देयर इज़ नो पार्टी इन मेजॉरिटी, अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है उस पार्टी के लीडर को एज अ पीएम अपॉइंट कर देती हैं, पर एक कंडीशन है कि इस पार्टी को अपनी मेजॉरिटी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, एक स्पेसिफिक गिवन टाइम में अपनी मेजॉरिटी इनको प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर वो पार्टी गठबंधन के थ्रू मेजॉरिटी प्रूव कर पाती है तो वो सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर लेती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स, पीएम का इलेक्शन, एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा का इलेक्शन किस प्रकार होता है, इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आई नो दिस एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को भी कुछ कुछ चीज़ें पता होंगी, बट देन अगर हम बेसिक्स को ही अच्छे से ब्रश अप नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू, इन कोर्सेज़ के थ्रू हमारा यही मकसद है कि हम आपको बड़े बड़े टर्म्स, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, या यूँ कहें कि अब क्योंकि बहुत आसान से सवाल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूपीएससी में या किसी भी एग्ज़ाम्स में, रिपीटेड सवाल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें अच्छे से पता है कि इलेक्शंस हैं और अपने जीतने की चांसेस को, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, उस केस में हम अलायंस कहते हैं, उस केस को हम अलायंस कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या देखा हमने? कोalition में रिजल्ट अनाउंस होने के बाद पार्टीज एक साथ आती हैं, अलायंस में इलेक्शन से पहले ही लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को निभाते हुए दो या दो से अधिक पार्टीज जब एक साथ आती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं और अपने जीतने के चांसेस को बढ़ाती हैं। अलायंसेस के एग्जाम्पल्स जो हमने देखे हैं, जो हम जानते हैं, एनडीए, यूपीए और रिसेंटली इंडिया अलायंस। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिसके बारे में यूजुअली हम या तो कंफ्यूज रहते हैं या बहुत क्लैरिटी से हमें पता नहीं होता। ये इम्पॉर्टेंट है, इस साल इलेक्शन का साल था, सवाल बहुत प्रोबेबल है किसी भी एग्जामिनेशन में, और वैसे भी इन क्लासेस में आपको ऐसे ही टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स ब्रेक कर करके हर कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाए जाएंगे ताकि आप किसी भी बच्चे से कम ना रहो। देखिए, पढ़ाई हर कोई करता है, ठीक है, तैयारी हर कोई कर रहा है, तैयारी हर कोई उसी किताब से, उसी लक्ष्मीकांत से, उसी एनसीईआरटी से कर रहा है जिससे हम और आप कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम हर वर्ड को पढ़ रहे हैं, हर वर्ड को एग्जैक्टली समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो हमारे टिप्स पे होना चाहिए कि बेसिक डिफरेंसेस, कोalition, अलायंस, ये दो शब्द ऐसे थे जो हाल ही में न्यूज़ में काफ़ी थे, बट आई एम श्योर कि हम में से कई लोगों को ये वर्ड का डिफरेंस ही नहीं पता होगा, ठीक है, कि कोalition और अलायंस का मतलब क्या हुआ। दोनों में तो पार्टियां साथ आ रही हैं, दोनों में तो गठबंधन हो रहे हैं, दोनों में तो हम साथ आ रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कोalition में पार्टीज़ रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में आती हैं और अलायंस में पार्टीज़ रिजल्ट या इलेक्शन होने से पहले लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आके इलेक्शंस को लड़ती हैं और अपने जीतने के चांसेस को बढ़ाती हैं, ठीक है। एक आखिरी सवाल जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो ये है कि जस्ट इन केस देयर इज़ नो पार्टी इन मेजॉरिटी, अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है उस पार्टी के लीडर को एज अ पीएम अपॉइंट कर देती हैं, पर एक कंडीशन है कि इस पार्टी को अपनी मेजॉरिटी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, एक
स्पेसिफिक गिवन टाइम में अपनी मेजॉरिटी इनको प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर वो पार्टी गठबंधन के थ्रू मेजॉरिटी प्रूव कर पाती है तो वो सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर लेती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स, पीएम का इलेक्शन, एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा का इलेक्शन किस प्रकार होता है, इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आई नो दिस एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को भी कुछ कुछ चीज़ें पता होंगी, बट देन अगर हम बेसिक्स को ही अच्छे से ब्रश अप नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू, इन कोर्सेज़ के थ्रू हमारा यही मकसद है कि हम आपको बड़े बड़े टर्म्स, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, या यूँ कहें कि अब क्योंकि बहुत आसान से सवाल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूपीएससी में या किसी भी एग्ज़ाम्स में, रिपीटेड सवाल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें अच्छे से पता है कि इलेक्शंस इस साल न्यूज़ में था, हमें अच्छे से पता है कि कोलिशन, अलायंस, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, ये सारे टर्म्स हमने लगभग रोज़ न्यूज़पेपर में देखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट एक्चुअली है क्या, लोकसभा एक्चुअली है क्या, कोलिशन एक्चुअली है क्या, अलायंस एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया है इस कॉन्सेप्ट का। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही साथ हम और भी वीडियोस एंड अपना सबसे तगड़ा लाइव बैच लेके आ रहे हैं इंडियन पॉलिटी का बाकी जीएस के कोर्सेज़ के साथ। तो उसके लिए अगर आपको एनरोल होना है तो आप वेबसाइट पे जाएं और अपने आप को एनरोल करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।